दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। साथ में दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। ट्रंप ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से यूएस के मार्केट अभी के समय नीचे है और इंडियन मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया आज के दिन। उसको हमने यहाँ पे कवर किया। साथ में डिफेंस कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं। साथ में दोस्तों कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी बनी। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि टेक्निकली क्या स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है या फिर नहीं, तो उसको भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। साथ में दोस्तों एक और कंपनी है जिसको लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन बन जाता है कि उस एक कंपनी के स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन गई आज के दिन, तो क्या उसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है या फिर नहीं, तो उसको भी हम टेक्निकली आगे चल के डिस्कशन में शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूएस के मार्केट को देखते हैं जिसमें गिरावट है अभी के समय 233 पॉइंट्स नीचे, आधे % की मंदी है। डाउ जोन्स में ओपनिंग इसकी काफ़ी ठीक थी बट उसके बाद में मार्केट अभी नीचे जा रहे हैं। नेस्टे को देख लेते हैं तो इसमें 155 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.76% की मंदी है। ओपनिंग इसकी वीक थी लेकिन उससे भी नीचे अभी जा रहा है। देखो जो ग्रोथ कंपनीज होती है ना, उनकी पिटाई ज़्यादा होती है। जैसे आपने इंडियन मार्केट के अंदर भी देखा, लार्ज कैप कंपनीज कुछ कम गिरी, साथ में मिड कैप कंपनीज ज़्यादा गिरी और स्मॉल कैप और ज़्यादा गिरी। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का मतलब है ग्रोथ कंपनीज, नेस्टेक जिसमें टेक कंपनीज आ जाती है। स्मॉल कैप वो नहीं है लेकिन हाई ग्रोथ और हाई रिस्क की कंपनीज है, तो वो अभी नीचे है। फैंग को भी देख लेते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट आधे % की मंदी है। आज के दिन दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो ईटीएफ जो फैंग का है वो ऊपर गया था, आई थिंक सर्किट में जाके बंद हुआ था। तो कल देखते हैं कल किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि आज आधे % नीचे है फैंग प्लस का इंडेक्स। अब देखो रीज़न क्या है इसके पीछे का, हम पिछले वीडियो में दोस्तों ये कवर कर चुके हैं। जिसने देखा नहीं है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी वो वीडियो भी आप देख लेना, उसके अंदर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखो ट्रंप ने दी है धमकी ब्रिक्स को, जिसमें इंडिया आ जाता है, रशिया आ जाता है और चाइना आ जाता है, कि जितना टैरिफ हमने आपके ऊपर लगा दिया वो तो ठीक है, वो तो लगा रहेगा, लेकिन अगर आपने यूएस के खिलाफ, यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी किया, चाहे वो टैरिफ बढ़ाना हो यूएस के ऊपर या कुछ और, तो हम आपके ऊपर 10% टैरिफ और लगा देंगे। तो ये खराब खबर है। अब देखो खराब खबर तो रशिया, चाइना, इंडिया के लिए है या फिर जो ब्रिक्स की कंट्रीज है उनके लिए है। यूएस के स्टॉक्स क्यों नीचे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है कि बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी अपने आप को चुप नहीं रखेगी, वो भी इसका रिटेलिएशन करेगी, इसके विरुद्ध में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। चाइना की तरफ से तो कमेंट आ ही गया है। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि यूएस के अगेंस्ट भी चाइना एक्शन ले सकता है या इंडिया रशिया एक्शन ले सकती है। तो उसी की वजह से यूएस के स्टॉक्स अभी नीचे है। देखो कुछ बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये रीज़न आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में। वैसे कुछ कंपनीज़ नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं और डिटेल में हम चर्चा में शामिल करेंगे। कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी अपडेट मैं आपको दे पाऊँ। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है क्योंकि जो यूट्यूब पर आप 5-6 वीडियोस में देखोगे इन्फॉर्मेशन, वो मैं 2 वीडियो में देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कंपनीज़ हैं, नंबर्स के लिए कुछ अपडेट है Q1 के लिए, और भी कुछ न्यूज़ है, सब कुछ हम देखते हैं। देखो जो फर्स्ट कंपनी, इसका नाम है जुबिलेंट फूड। स्टॉक गिरा आज के दिन 4% के साथ में, और इसके पीछे का रीज़न है कि टर्की की जो सेल्स हैं, ये जो स्टोर्स इसके टर्की में, उसकी सेल्स हुई है स्लो। Q1 में सेल्स का अपडेट इसने दिया है। बाय करना चाहिए, बेचना चाहिए, ठीक है, ये तो अपन डिस्कस नहीं करते हैं, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, इन्वेस्टर को। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कैसा क्या हुआ है, मतलब कितनी सेल्स आई है, कितनी गिरी है, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, नोट कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको देखें सब कुछ मिला के, इंडिया के मिला के रेवेन्यू, बाहर की जो कंट्रीज उसके मिला के रेवेन्यू, तो 17% के साथ में वाई ऑन वाई बेसिस में जंप है, ठीक है। वैसे 18% 17% की तेजी है, लेकिन स्पेशली टर्की की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है 2% के साथ में। स्टोर्स की जो ग्रोथ है वो भी कम हुई है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं एक इसका जो स्टोर है वो भी बंद हो गया है, यानी स्ट्रगल कर रहा है टर्की में। अब कमाई वहाँ पे कम है, इन्वेस्टमेंट इनका पूरा है, तो लग रहा है इन्वेस्टर्स को कि आगे चल के भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको कमी देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट टोटल कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर आ सकता है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक का अंडर परफॉर्म करने के पीछे का। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CLSA ने इसको अंडर परफॉर्म करने की कॉल दी है। टारगेट जो अभी है, मतलब अभी तो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, प्रीवियस क्लोजिंग यानी कल की जो क्लोजिंग थी 710 रुपीज़ की, उससे नीचे 519 रुपीज़ ये जाना चाहिए, जो कि डाउनसाइड का पोटेंशियल देखता है 27%, यानी 27% गिरना चाहिए CLSA के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक रीज़न है इस कंपनी के स्टॉक के घटने के पीछे का। अब देखो स्टॉक के प्राइस को देखें तो 4% की गिरावट के साथ में इसने क्लोज किया। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में, क्योंकि कोई रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिली है। साथ में अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखूँ तो एक डबल बॉटम यहाँ पे बना, उसके बाद में तेज़ी बनी, यहाँ पे स्टॉक अटका हुआ है।
और वैल्यूएशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, जब तक दिक्कत है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। लेकिन ठीक है, चलो एक रिवर्सल इसमें मिल चुका है। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। अभी इन्वेस्टर्स का जो मेन फोकस है इसके Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर है। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स के मतलब ये जो अपडेट अभी आपने देखा फर्स्ट कंपनी का, कल्याण ज्वेलर्स का, ये अपडेट ओपन मार्केट में आया है। ठीक है, यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है, इसकी वजह से कंपनी ने 31% की ग्रोथ दी है। अभी और भी ज्वेलरी कंपनीज हैं, आगे चल के उसकी भी ग्रोथ को देखते हैं। जहाँ पे 31% की ग्रोथ मिली है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कितने परसेंट की ग्रोथ है, किसकी कैसी वैल्यूएशन है। साथ में दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी है कि कंपनी प्लान करिए लॉन्च करने के लिए 170 शोरूम्स। ठीक है, 170 शोरूम्स यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 26 के साथ या के दौरान। ठीक है, तो ये जो खबर है इन्वेस्टर्स को कैसी लगी? इन्वेस्टर्स को ठीक लगी, कुछ खास नहीं लगी, आधे परसेंट नीचे जाके बंद हुआ है। हो सकता है इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी हो। बाकी देखें तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, अफवाह भी आ रही थी कि मोतीलाल ओसवाल को इस कंपनी के प्रमोटर ने पैसे दिए इसके स्टॉक लेने के। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि अभी के समय टॉप परफॉर्मर है मिड कैप स्पेस में, उसके पास में इसकी होल्डिंग्स है। अभी तक होल्डिंग इंक्रीज ही करते जा रहे हैं, डिक्रीज तो नहीं की है। तो स्टॉक का प्राइस गिरा था, लेकिन वापस से ये रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है कोफोर्ज। ऊपर यहाँ पे आप कंपनी का नेम देख सकते हैं। अब देखिए, आपके पता ही होगा कि एक कंपनी है जिसका नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी को कोफोर्ज खरीद रहा है। अब ऑब्वियस है, कोफोर्ज खरीदेगा तो सिग्निटी के इन्वेस्टर को भी कोफोर्ज के पैसे मिलेंगे, कोफोर्ज के स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, अब सिग्निटी टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो इन्वेस्टर्स को कितने शेयर मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। पहले ये डिफरेंट था, अब ये रेशियो चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद में 1:1 ये हो चुका है, यानी एक के बदले एक। अगर किसी के पास में सिग्निटी टेक्नोलॉजी का एक स्टॉक है तो कोफोर्ज का एक स्टॉक वहाँ पे उसको मिलेगा। कुछ ऐसी ही दोस्तों न्यूज़ इसमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बट यही अभी इसमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे सिग्निटी का जो स्टॉक है 1813 रुपीज़ का है, और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में 584% के साथ में बढ़ चुका है। अब देखो, जैसे ही एक्विजिशन की न्यूज़ आई, ये आप पैटर्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, एकदम से सडन ड्रॉप होता है, फिर एकदम से वी शेप रिकवरी। अभी आप देखोगे ना तो ये देखो, ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले स्टॉक नहीं चल रहा था 14 से लेकर 22 तक। अब यही पैटर्न आपको कोफोर्ज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों कंपनीज के स्टॉक्स एक समान परफॉर्म करें। अब ये दोनों कंपनीज एक कंपनी हो चुकी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में 65% के रिटर्न है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कितनी है, 7.7 का पीई रेशियो इसका है। तो हाई ग्रोथ कंपनी है, और ये भी अच्छे अच्छे फंड्स के पास में, जो फंड अंडर परफॉर्म करे इसकी वजह से, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है वो इसको लेकर चलता है, होल्डिंग्स अच्छी है उसकी परसिस्टेंट कोफोर्ज में, तो वो फंड भी अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी गिरने लग जाएगी ना तो वो फंड भी खराब परफॉर्म करेगा। तो रिस्क है यहाँ पे, वो फंड मैनेजर के ऊपर है उसको कब खरीदना कब बेचना है। बाकी हाँ ठीक है, ग्रोथ अच्छी आ रही है दोनों कंपनीज में एआई को लेकर। और एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिली है सिग्निटी और कोफोर्ज के इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरी जो न्यूज़ है दोस्तों L&T के लिए है। ठीक है, ये कंपनी को मिल चुका है एक कॉन्ट्रैक्ट T1 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जो ट्रैक होते हैं उसको बिछाने के लिए L&T को यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है। कितने का ऑर्डर है टोटल आप देख सकते हैं, 4,500 करोड़ का ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ है इसके स्टॉक के प्राइस में, क्योंकि ये न्यूज़ भी ओपन मार्केट में आई थी, कुछ खास इंपैक्ट पड़ा नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, अब कितने कैसे ऑर्डर मिले हैं, क्या होगा, कितने मार्जिन होंगे, वो कंपनी आगे चल के आपको रिजल्ट के दौरान बताएगी। उसके हिसाब से ही कंपनी के स्टॉक चलेंगे गिरेंगे। बाकी ठीक है, कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर चुका है आफ्टर कोविड, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है इन्फो एज। इसको लेकर भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो गए कि स्टॉक कैसे एकदम से 4-5% के साथ में गिर गया। तो मंडे को गिरता है स्टॉक 5% के साथ में, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है इसका Q1 का बिजनेस अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि स्टैंड अलोन बिलिंग इसकी इंक्रीज कर चुकी है 11% के साथ में, यानी 11% के साथ में इंक्रीमेंट है, बड़ी है, गिरी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से नंबर्स नहीं है, तो स्टॉक का प्राइस अभी नीचे है। यहाँ पे अच्छी रिकवरी भी इसमें देखने को मिली है, 5-6% के साथ में नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, बट एक सॉलिड रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिली है। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग बना, वापस से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश में है। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी घटती है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी ऐसी कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्रॉड को लेकर ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है कि स्टॉक एकदम से 5-6% क्रैश हो गया।
यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बिजनेस अपडेट इसका पसंद नहीं आया, तो इसकी वजह से स्टॉक नीचे है। देखते दोस्तों मार्जिन बढ़ा के अगर ये क्वार्टर 1 में रिजल्ट अच्छे लाता है तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे सरप्राइज भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है पीएनजी ज्वेलर्स। मतलब अब जो भी कंपनीज आप देखोगे उनकी न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में, जिनका इम्पैक्ट आपको कल के दिन स्टॉक के प्राइजेस में देखने को मिलेगा। तो पीएनजी का क्वार्टर 1 का रेवेन्यू बढ़ चुका है 2% के साथ में वाई बेसिस में, यानी जो अभी हमने देखा कल्याण का 30% की ग्रोथ थी, यहाँ पे 2% की ग्रोथ है। रिटेल सेगमेंट इसका बढ़ चुका है 20% के साथ में, लेकिन ये टोटल थोड़ा सा देखे तो बेटर होगा। अब देखो इसमें और भी कुछ बातें बताने की कोशिश की हैं, देखते कैसे इम्पैक्ट होता है आज के दिन स्टॉक। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। आज के दिन स्टॉक आई थिंक 2% के साथ में ऊपर गया था, तो ये अपडेट आने से पहले की तेजी थी। देखते हैं इनसाइडर को न्यूज़ इसमें हो सकता है पता लगी हो। देखते दोस्तों कल मार्केट इसको किस तरह से देखता है। अब देखो न्यूज़ आती है शाम को 4 बजे के आसपास, और रिपोर्ट ये है कि 19% के साथ में ग्रोथ है रिटेल में, वो हम देख चुके हैं। बड़ी खबर दोस्तों ये है कि कंपनी ओपन करेगी 7 से लेकर नए स्टोर्स इन क्वार्टर 2 में ही। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल की बात करें, जस्ट क्वार्टर 2 की ये बात करें। टोटल हो जाएंगे, टोटल मतलब जो अभी के समय 55 स्टोर्स हैं। ये 2 नए शोरूम्स भी क्वार्टर 1 में कंपनी ने ऐड किए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे हो चुका है कंपनी का एम 7 से लेकर 9 स्टोर्स कंपनी ओपन करेगी क्वार्टर 2 में। अब इन्वेस्टर इसको तो देखेगा, साथ में ये भी देखेगा। वैल्यूएशन भी इसकी कुछ इतनी नहीं है जितनी कल्याण और टाइटन की है। देखते दोस्तों कैसा इंपैक्ट आता है। आज के दिन तो 2% के साथ में उछाल इसमें देखने को मिला है, शायद इनसाइडर के हाथ में पहले से न्यूज़ चली गई हो। यहाँ पे एक रिकवरी इसमें विजिबल है, तो कल देखते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में स्टॉक चलता है या फिर नहीं। टाइटन का भी दोस्तों क्वार्टर 1 का अपडेट आ चुका है, ये भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया है, मार्केट के बंद होने के बाद में। और इसमें आप नोट कर सकते हैं कंपनी 41% का जंप दिखा चुकी है इसके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अब देखो इसका अपडेट अगर आप ऐसे देखोगे ना आर्टिकल के अंदर, तो आपको बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा दिखेगा, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस का अलग दिखेगा, इसका टोटल बिजनेस की बातचीत नहीं होगी। बहुत सारी बातचीत आपको देखने को मिलेगी जिसमें इसका वॉच का बिजनेस है वो किस तरह से चल चुका है, कर चुका है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको कंबाइन बता देता हूँ, कंबाइन डेटा किसमें कैसा क्या हुआ है। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे ना तो आपको दिखेगा 5 बजे की न्यूज़ है, 20% वाई ऑन वाई बेसिस में ग्रोथ मिली है इसके कंज्यूमर बिजनेस के अंदर। डोमेस्टिक भी इसका 19% के साथ में बढ़ चुका है, तो 19-20% की ग्रोथ हम इसमें मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। साथ में इंटरनेशनल बिजनेस 49% की ग्रोथ दे चुका है वाई ऑन बेसिस में। और तनिष्क की जो सेल्स है ना वो डबल हो चुकी है यूएस के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो ये एक हाईलाइट इसमें है जिसको कल इन्वेस्टर देखने की कोशिश करेगा। और साथ में 20% की ग्रोथ इसमें आ चुकी है। अब देखो ग्रोथ के हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स टॉप पे आ जाता है, फिर आ जाता है अपना टाइटन, हम इसको लेके चल सकते हैं। साथ में सेनको गोल्ड अभी थोड़ा सा नीचे है, उसकी भी अपडेट ठीक ठाक सी है। तो ये जो कंपनीज है ना कल्याण, इसको खरीदने के लिए वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और टाइटन की बात करें, ये महंगा तो है लेकिन ये स्टेबल तरीके से चलता है, जिसमें यहाँ पे तेजी मिली, उसके बाद में ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म साइडवेज, यहाँ पे तेजी, अंडर परफॉर्म साइडवेज, यहाँ पे तेजी, अंडर परफॉर्म साइडवेज। लेट्स सी कि आगे चल के क्या इसमें देखने को मिलेगा। अगली जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर की मोटर अभी के समय गर्म हो चुकी है, आपको बताइए स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है काफ़ी टाइम से। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ आई है शाम को 6 बजे के आसपास की, JLR जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर ये प्रॉफिटेबल रहा, प्रॉफिट इसका इंक्रीज करा, तो ही टाटा मोटर्स आपको प्रॉफिट दिखा पाएगी, अदरवाइज टाटा मोटर्स फिर वो वापस से घाटा मोटर्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करके चलनी है। अब देखिए इसकी जो सेल्स है 87,286 यूनिट्स की है, डाउन हो चुकी है 10% के साथ में क्वार्टर 1 में। और कंपनी ने प्लान भी किया है शट डाउन करने का, पुरानी जो जैगुआर के मॉडल है उसका, और साथ में यूएस का जो टैरिफ है वो इम्पैक्ट करा है कंपनी की सेल्स को, ठीक है। एंटिसिपेटेड मतलब आगे की जो सेल्स हैं उसको भी ये थोड़ा सा कम ही आग के चल रहे हैं, मतलब कल कम ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करके चल रहे हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल सेल्स भी इतनी थी, क्वार्टर 1 में डिक्लाइन हो चुका है 15% के साथ में। यूके की सेल्स भी हिट कर चुकी है हार्डेस्ट, जो पुराना जो लेगेसी वाला जैगवार का मॉडल है उसके बंद होने की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं, ख़राब न्यूज़ ही है वैसे तो देखा जाए। देखते हैं कल किस तरह का इम्पैक्ट आता है, अब कितना ही ख़राब करेगा, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ख़राब कर चुका है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रेसिस्टेंस था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसने दिया था, जितनी तेज़ी दी वो सब मिट्टी में मिला दी। देखते दोस्तों वापस से रिकवरी करता है, रिबाउंड होता है या फिर नहीं।
अगली जो खबर आती है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आती है। ये Q1 का इसका अपडेट है, शाम को 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कल इम्पैक्ट होगा स्टॉक के प्राइस में, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी की जो डिपॉजिट है वो 4.92 ट्रिलियन रुपीस की हो चुकी है जून 2025 में। 13% का इंक्रीज है ये वायनवा बेसिस में। नेट एडवांस भी इसके बढ़ चुके हैं 14% के साथ में वायनवा बेसिस में। देखते हैं दोस्तों कल क्या इम्पैक्ट होगा इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में। बाकी अभी तो चल रहा था साइडवेज, ये एकदम से ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे बैन लग गया था, आरबीआई ने इसको बैन किया था नए कस्टमर ऐड करने के लिए ऑनलाइन, तो उसके बाद में कंपनी का स्टॉक गिरा था। लेकिन ये टेम्परेरी बैन था, यहाँ पे मेंशन कर रखा था आरबीआई ने कि ये टेम्परेरी है, आप जैसे ही अपनी सुधार लोगे जो भी आपने कमियां रखी है रूल्स के हिसाब से, तो हम वापस ये बैन हटा देंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर्स के पास में मौका था। चलो अभी तो स्टॉक ऊपर आ चुका है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक के प्राइस में। अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं उसी एक कंपनी को लेकर जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। कल के दिन भी बहुत अच्छी तेजी इसमें मिली थी, मैं आपको बता चुका था रीज़न क्या है इसके पीछे का। रीज़न दोस्तों दो थे, एक बार वीडियो को आप देख लेना दोबारा से अच्छे से। जीएसटी और पीएलआई स्कीम। अब देखो जीएसटी को लेकर आपने खबर देखी होगी, 5% का बढ़ के 12% हुआ, जिससे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी। जीएसटी बढ़ेगा, टैक्स कंपनी ज़्यादा देगी तो प्रॉफिट कम कमाएगी। लोकल प्लेयर देते नहीं है जीएसटी, ठीक है ना, उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो वो सस्ते में बेच रहे जूते चप्पल और ये महंगे में बेचना पड़ रहा है इसको, क्योंकि अपने प्रॉफिट के मार्जिन को भी इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। पीएलआई स्कीम इसको मिलने की उम्मीदें थी, क्योंकि उसकी वजह से जितना ये प्रोडक्शन करेगी उतना ही उसको इंसेंटिव मिलेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। जस्ट लाइक डिक्सॉन या जो भी ऐसी कंपनीज है जिनको पीएलआई स्कीम मिल चुकी है, वो भी इसको नहीं मिली। अब दोस्तों दोनों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जीएसटी हो सकता है हट जाए 1000 रुपये के जूते चप्पल के लिए, 12% से वापस से 5% हो जाए। ये सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ है। और पीएलआई स्कीम का भी ड्राफ्ट पेपर सरकार ने बना दिया है, तो आगे चल के हो सकता है हमको पीएलआई स्कीम भी इसको लेकर देखने को मिल जाए। अभी तक क्या ऑफिशियल न्यूज़ है क्या? नहीं। इन्वेस्टर क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लग रहा है। अब आपको दोस्तों क्या लग रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में टेक्निकली फंडामेंटली दोनों सिचुएशन समझाइए कि कैसे इन्वेस्टर ट्रेडर देखता है। देखो फंडामेंटल की जो इन्फॉर्मेशन आपको हर 3 महीने बाद मिलेगी, टेक्निकल आपको लाइव सिचुएशन बताता है स्टॉक या कंपनी की। तो टेक्निकल अगर अगर अच्छे है, ब्रेकआउट्स यहाँ पे मिल चुका है, तो उसका ठप्पा फंडामेंटल अगर लगा देगा तो स्टॉक टिकेगा ऊपर। लेकिन स्टॉक ऊपर चला गया, फंडामेंटल खराब है, मैनेजमेंट कमेंट्री खराब है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है जैसे इन्वेस्टर्स को लग रहा है जीएसटी पीएलआई स्कीम में, तो स्टॉक टिकेगा नहीं, स्टॉक वापस से नीचे गिरेगा। तो टिकना नहीं टिकना ये फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकल आपको जस्ट बता रहा है कि अभी इन्वेस्टर्स का क्या सेंटिमेंट है इसको लेकर, तो अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर को क्या लगता है ऐसा कुछ होगा या नहीं। बाकी देखो वापस से वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो चुकी है, 60 की रेंज में था, 77 की रेंज में अभी आ चुका है, स्टॉक बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है इस वजह से। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, तो मैंने आपको कल शायद बताया था कि ब्रेकआउट्स तो थोड़े से दूर ही मानो, क्योंकि बहुत स्टॉक नीचे हैं। यहाँ से 1500 का स्टॉक अभी 500 है, तो 60-70% अभी स्टॉक नीचे है, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये आपको इतना ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा जितना टेक्निकल चार्ट आपको दिखा सकते हैं। अगेन दोस्तों कहना चाहूँगा, कोई कॉल नहीं है, खरीदना बेचना कुछ नहीं है, क्योंकि कोई प्राइस मैंने आपको यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा है, ना ही कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। हम पुराने डेटा के ऊपर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखिए कुछ साल पहले हुआ क्या था, स्टॉक गिरा था, यहाँ पे एक बॉटम बनाया और स्टॉक ने ऊपर तेजी पकड़ी। धीरे 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 करके स्टॉक वीक होता गया, क्योंकि इन्वेस्टर को जो लग रहा था वैसा हुआ नहीं, नंबर्स अच्छे नहीं आए। एक दो क्वार्टर कंपनी का यहाँ पे अच्छा गया था, उसकी वजह से स्टॉक ऊपर चला गया। अब जो सपोर्ट था वो स्टॉक ने तोड़ दिया। अब जो मेजर सपोर्ट अगर टूटेगा तो स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी गिर गया। अब गिरने पड़ने के बाद में यहाँ पे स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने की कोशिश की है। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे तेजी पकड़ी। पिछले 2 दिन से जो तेजी बनी ना, इसमें देखने लायक तेजी है। आई थिंक 15-20% के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया 2 दिन के अंदर। अब देखो जैसा कि हमने एल्काइल एमाइन में डिस्कस किया था, बालाजी मैन का जो चार्ट था कि पिछला जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बनता है, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो ही उसको एक प्रॉपर स्विंग का ब्रेकआउट मान सकते हैं लॉन्गर फ्रेम में। तो वो तो अभी दूर है। ये आप क्या देख सकते हैं, इसका सपोर्ट था पहला जिसको इसने ब्रेकडाउन दिया, तो वो एक फाइनल रेसिस्टेंस होगा, बहुत ही कठिन रेसिस्टेंस होगा पार करने के लिए। तो वो तो अभी यहाँ से भी 42% ऊपर है। तो अब इन्वेस्टर या तो ये सोचेगा कि इसको ब्रेकआउट करे, या इन्वेस्टर इसी को टारगेट बना लेगा कि यहाँ से तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो क्या पता यहाँ तक पहुँचे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, उसकी जो भी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से। तो मेजर ब्रेकआउट जो प्रॉपर इसका रिवर्सल बताएगा वो भी ऊपर है, लेकिन एक माइनर ब्रेकआउट इसको मिल चुका है, क्योंकि एकदम से दोस्तों स्टॉक यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, वो नीचे से छोटे मोटे ब्रेकआउट देके ही पहुँचेगा। तो सिग्नल तो नीचे से ही मिलना शुरू हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तो वॉल्यूम इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 7 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे।
प्लस अगर आप देखोगे तो ये इसके पॉइंट बने होते हैं रेसिस्टेंस के, ये इसने वैसे कल ही ब्रेक कर दिया था, लेकिन आज के दिन तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि डेली बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे भी जा सकता है। स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, उसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, लेकिन हाँ, ब्रेकआउट अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्रॉपर ब्रेकआउट है। जेजी केमिकल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसको भी हमने देखकर सीखा कि वॉल्यूम कैसे देखते हैं, कैंडल कैसे देखते हैं, रेसिस्टेंस की लाइन कैसे लिखते हैं। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे भी ट्राई करोगे ना, तो आपको भी दिखाई देगा कि हाँ, डे चार्ट के अंदर, वन डे के चार्ट के अंदर इसको एक ब्रेकआउट मिल चुका है। तो कमेंट करके दोस्तों आप बता सकते हैं कि क्या आप 20 मिनट तक यहाँ पे हैं या फिर नहीं, आपने देखा वीडियो, समझा, सीखने को मिला या फिर नहीं, ताकि लंबे वीडियो में आपको बताने की बनाकर कोशिश करूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है और 2 वीडियो के अंदर टोटल मार्केट आई थिंक कवर हो जाता है। बाकी पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और सिचुएशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।